गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो सभी आप लोग? आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का, अपने सभी क्लास 10th का हिंदी मीडियम में वन शॉट। इस वन शॉट में हम ए टू जेड जितने भी अपने बोर्ड क्लासेस में जो जो टॉपिक आते हैं उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। आप सभी ने अभी तक तो क्लास अपने अपने स्कूलों में सब कुछ पढ़ रखा है वैसे, और छोटा सा वन शॉट अभी देख लेते हैं। जो आपके नहीं पढ़ा है उनके बारे में भी आएगा, जो आपने पढ़ लिया है उनके बारे में भी आएगा। इसके लिए आप सबको पहले तो क्या करना है कि सबसे अपने अपनी कॉपी किताब लेके बैठना है और हाथ में पेन रखना है। जो जो नोट डाउन करने का बोलूं वो जरूर नोट डाउन करना है। चलिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। पाठ का नाम ही क्या है अपना? धातु और अधातु। अपनी पीरियोडिक टेबल आपने आवर्त सारणी 9th क्लास में पढ़ी थी। उस 9th क्लास के आवर्त सारणी में हमने देखा कि लगभग अपने पास में कितने 118 एलिमेंट्स थे। 118 तत्वों में लगभग पे अपने पास में 92 धातुएं और लगभग से 25 है जो अधातुएं बची थी, और बाकी बची है उनको उपधातुएं कहते हैं। अब देखिए धातुएं किससे कहते हैं? सभी तो अभी तक तो अपने आपने पढ़ा है कि धातुएं चमकदार होती है, अगाध रत्नीयता होती है, लेकिन एक चीज और नोट यहाँ रखना कि धातुएं उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, यानी इलेक्ट्रॉन देती है। उसके जो भी तत्व होंगे उसमें से परमाणुओं को देगी, और अधातुएं इनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यानी उदाहरण लिया कि नहीं पाओगे, उदाहरण लेवा अपन तो उनको बोलते हैं अधातुएं। अधातुएं मीन्स माइनस में हो जाएगा। अब जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो अपने प्लस में चले जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कैटाइन, और इनको बोलेंगे एनाइन। चलिए, यहां तक तो था एलिमेंट अपने, एक तो धातु के बारे में और अधातु के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट अपना पहले टॉपिक आता है जैसे इन धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपने पढ़ते हैं धातुओं के भौतिक गुण में तो चमक। चमक क्या होती है कि धातुएं को अपन जब भी काटते हैं या बीच से अपन मरोड़ कर देखते हैं तो उनका शाइनिंग सरफेस होता है। शाइनिंग सरफेस मींस जैसे अपने पास में एक लोहा धातु लेता हूँ, वो लोहा धातु कुछ दिनों बाद वो जंग खा जाता है, लेकिन वो धातु अपना क्या है, चमकदार नहीं होता है। अब चमकदार नहीं होता है मीन्स कटिंग करो, कटिंग करने के बाद देखना एक बीच में से वो शाइनिंग आ रही है तो वो धातु है, और नहीं हो रही है तो अधातु है। ठीक, फिर आती है कठोरता। कठोरता में क्या, धातुएं सामान्यतः कठोर धातु में होती है। जैसे एक जिंक लो, जिंक के ऊपर मुक्का मार के देखो, एक बार मुक्का मारते अपन को लगती है, लेकिन अधातुओं में क्या होती है, वो कठोरता का गुण नहीं प्रदर्शित करती है, वो भंगुर हो जाती है। लेकिन जितने भी कठोर धातुएं होगी उनको मारने पर हमें चोट लगती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है अपवाद के रूप में, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम क्या चाकू की सहायता से काट सकते हैं। अगर चाकू की सहायता से काट सकते तो कैसे होगी, मुलायम धातु। और एक बात चीज याद रखना, अभी तक तो सब तो धातुओं और धातु के बारे में जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो तो सभी याद करेंगे, लेकिन उनके एक्सेप्शन को याद नहीं करता है। लेकिन आप सबको क्या करना है, उनके अपवाद याद करना है। यानी पहला तो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। पहला अपवाद आपके पास में आ गया है, इनको नोट डाउन कर लो। ये इनको चाकू की सहायता से काट सकते हैं। फिर आता है आगार द्योतनीयता, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होती है, हम किसी भी मेटल को पीटते हैं तो पीटने के बाद में थिन साइड में हो जाती है, तीन साइड में पतली चादर के रूप में चेंज हो जाती है। और सबसे ज्यादा तीन साइज कौन, एक सोना और चांदी होता है। और देखिए तन्यता, इसकी डक्टिलिटी। तन्यता क्या होती है कि खींच कर उसके पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे अपने घरों में कॉपर के तार है, उनको खींच खींच के बनाया गया है। और सबसे ज्यादा 1 ग्राम का सोना है, उसको 2 किलोमीटर तक लंबे तक तार बनाया जा सकते हैं। और भी क्या है कि चांदी, उनकी उनसे भी हम विद्युत की चालकता होती है, उनको भी तार से बना सकते हैं। लेकिन क्या करते भाई, बनाते हैं क्या, नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि अगर घर पे चोर आ गए तो अपनी चोरी का सामान तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन अपनी वायर है जो सारी की सारी चुरा के लेके चले जाते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं भाई, कॉपर के तार यूज करते हैं घर में। फिर आती है चालकता, कंडक्टिविटी क्या होती है, उष्मा की चालक और विद्युत की सुचालक। और सबसे अच्छी चालक कौन है, चांदी। इसको क्यों यूज नहीं करते हैं, क्या हो जाती है, चोरी। इसके कारण अपन यूज नहीं करते। और तांबा, अब देखिए कुछ चालक हुए, एक तो लेड और मरकरी। और लेड और मरकरी, मरकरी अपनी इसका एस होता है एक Hgs, जो क्या होता है
इसको कमरे के ताप पर अपन द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। चलिए, इसके बाद सेकंड स्लाइड में देखो, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है भाई, बहुत ही उच्च, जिसके कारण हम इनमें कह सकते हैं कि इनके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, अत्यधिक प्रबल। जिनके परमाणु परमाणु आपस में बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो उनमें रिक्तिकाएं भी क्या होगी, अनुपस्थित में। और इनके जैसे अपवाद में बता दिया था मैंने आपको, मरकरी पारा, और इसका अपवाद अपवाद क्या हो, इसको बताया था अभी, HGS, जिसका दूसरा नाम क्या है, पता है किसी को, सिनेबा। याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है ध्वनिक यानी सोनेरस, सोनेलिटी। उसको क्या होता है, टकराने पर रिंगिंग साउंड आती है। कैसी साउंड, रिंगिंग, रिंगिंग यानी, अभी इसको क्या बोलते हैं, कंपन। कंपन क्या होता है, कोई भी धातु है जो मेटल में, ये मेटल ले रहा हूं आपके पास, ये मेटल में एग्जाम्पल के रूप में ये स्कूल की घंटी मान लेते हैं। अब स्कूल की घंटी को आप जैसे ही मारते हैं, तो मारने के बाद में वो अपनी मध्य मध्य स्थिति से इर्द और गिर्द यानी दाएं और बाएं और कंपन घूमती है, उनका चक्कर लगाना, वो क्या कहलाता है, उसका कंपन। और कंपन जब कंपन सिर्फ एक धातुएं ही होती है, जिसके कारण इनमें कैसी साउंड आती है, रिंगिंग साउंड। और धातुएं अधिकतर कैसी, ऑक्साइड यानी सारी प्रकृति बताती है। धातु धातु ऑक्साइड, जैसे मैं क्या कौन सा ले लू, एक एम जी, मैग्नीशियम एक धातु है, और इसका ऑक्साइड MgO। तो अब मैं पूछ लू, ये सारी प्रकृति या अम्लीय प्रकृति, तो एक ऐसी प्रकृति बताएगी अपनी, क्षारीय प्रकृति। चलिए, यहाँ तक आपको नोट डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। देखिए, और इनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं। अभी तक तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, पहले हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होती है, धातुएं हैं जो धातु ऑक्साइड बनाएगी। अब वापस याद करो कि धातु ऑक्साइड, इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति। ऐसे ऐसे रिवीजन करते जाओ तो याद रहेगा। कैसी, क्षारीय प्रकृति की होती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन करे तो कॉपर ऑक्साइड, और कैसा कलर आता है इसका, काला रंग। और एक और बात, जितने भी यौगिक है, जितने भी कंपाउंड है आपके पास में, इन सारे के सारे कंपाउंडों का अपन को रंग याद रखना है। चलिए, जैसे नोट, सोडियम और पोटेशियम है जो खुली हवा में आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। अब देखिए, ये सक्रियता श्रेणी में क्या होते हैं, सबसे ऊपर की ओर आते हैं। इनको अगर हम खुली अवस्था में वायुमंडल में रख लें, तो जल्दी से जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इनका प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, केरोसिन में केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, या केरोसिन की जगह मिट्टी का तेल भी यूज कर सकते हैं। चलिए, फिर आता है उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है, वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इनके साथ, एक तो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, और वो दोनों ही इनके जो कंपाउंड बनते हैं वो नेचर प्रकृति बताते हैं, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति दोनों की दोनों बताते हैं। जैसे एग्जांपल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका होता है Al2O3, और जिंक ऑक्साइड का ZnO, ये दोनों रिएक्शन। फिर आती है अपनी जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जब भी जल के साथ अभिक्रिया करवाती है, तो धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोजन ऑक्साइड, और इसके साथ में H2 गैस निकालती है। अभी क्वेश्चन पूछता है कि H2 गैस जो हाइड्रोजन गैस आती है, आपको कैसे पता चला कि उसमें हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, या SO2 नहीं है, ऐसा कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करोगे, उस H2 गैस का परीक्षण करने के लिए एक टेस्ट आता है, हाइड्रोजन टेस्ट या फिर पॉप टेस्ट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन टेस्ट या फिर पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट में क्या होता है, आप जिसमें ब्यूरेट में आप कर रहे हो क्या, धातु की जल के साथ अभिक्रिया, तब आपके पास में, चलिए अब देखते हैं जल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड या धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है तो उसको हम टेस्ट करते हैं, कौन सा, एक पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट में एक बीकर लेंगे या फिर एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में धातु लेंगे, कोई भी एक मेटल, उसके साथ में वाटर ऐड किया, जैसे लिक्विड बनाया, तो लिक्विड के बाद में एक आती है गैस बार,
अब उस गैस के पास में अपन लेंगे मोमबत्ती जली हुई मोमबत्ती के बाद में वहाँ पर आती है एक आवाज़ फट-फट की। यानी जैसे ही उसे बुलबुले फूटेंगे तो उसमें कुछ पंप आवाज़ आएगी, पंपिंग साउंड। तो उस पंपिंग साउंड आने के कारण हम उसको बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। चलिए, अब देखते हैं कि कौन-कौन सी धातुएँ हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कि याद रखना सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये सारी की सारी धातुएँ ठंडे जल के साथ और गर्म जल के साथ एक मैग्नीशियम और केवल एक स्टीम यानी भाप के साथ में कौन करती है? फेरस, एल्यूमीनियम और जिंक। ये तीनों की तीनों किसे केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है और इनके पास पीछे वाली सारी की सारी धातुएं हैं जो किसी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसी के साथ एक टॉपिक आता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक रॉयल जल है। इसे हम चोरी भी कर सकते हैं आराम से। किसी चोरी ज्वेलरी की चोरी। अब ज्वेलरी की चोरी कैसे करते हैं? कि अपन क्या करते हैं भाई कि किसी के घर पे गए और रॉयल जल लेके गए और हम बोलते हैं कि भई तुम्हारा क्या करते हैं आपका ये जो भी हार पहना है उसको मैं चमकाता हूँ। आपको बहुत मैला हो गया है समझ लो, डस्ट लग गई है उस डस्ट को मैं हटा रहा हूँ। हटाने के लिए हम क्या करते हैं रॉयल जेल में उसको डाल दिया और 3 सेकंड या 5 सेकंड के बाद ऐसा बाहर निकालते हैं तो उसका कुछ भाग तो अपने उस रॉयल जेल में मिल जाएगा और उसका जो ज्वेलरी थी वो चमक उठेगी। अ, अब देखिए इसका यूज़ जैसे आपको पता चल गया होगा कि इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं कि पहला यूज़ तो देखो बनता कैसे है? 3:1 अब 3:1 में किस-किस का कौन-कौन से यौगिक लेते हैं? एक तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और एक नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 इन दोनों का अनुपात है HCl 3 भाग और HNO3 1 भाग 3:1 HCl अनुपात HNO3 इनको वो इसका मिश्रण हमें क्या कहलाता है एक्वा रेजिया और इस यह एक गोल्ड को गला सकता है जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले में ये क्षमता नहीं होती ये दोनों मिलकर एक सॉलिड लिक्विड बनाते हैं उसी में ये क्षमता होगी लेकिन सिर्फ एक HCl में या एक HNO3 में यह क्षमता नहीं होती है एक्वा रेजिया भवकता और द्रव होने के साथ एक प्रबल संक्षारक है यह उन अभिकारकों में से एक है जो गोल्ड एंड प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है देखिए अब आते हैं धातुओं का दूसरा रासायनिक गुणधर्म कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल और लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है धातु की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है ये पॉइंट याद रखना है आपको कि धातुएं हैं जो किसके साथ अभिक्रिया HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर H2 गैस नहीं देती है सेकंड कि मैग्नीशियम और मैग्नीज इनके साथ अभिक्रिया करने पर सिर्फ H2 देती है हम इसको बोलते हैं एक्सेप्शन एक्सेप्शन हमेशा नोट डाउन करना है अभी कभी नोट डाउन करो क्या है कि HNO3 के साथ ओनली मैग्नीशियम और एक मैग्नीज ये दोनों ही रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाती है चलिए और क्या है जो कॉपर होती है वो HCl तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है फिर आता है एक एनोडीकरण एनोडीकरण क्या होता है सभी को पता होगा कि हम जब भी कहीं टूर में या कहीं जाते हैं पिकनिक पर तब एक खाना के डब्बा लेके जाते हैं तब एक सिल्वर कलर की या तो प्लेट में पैक करके जाते हैं या फिर एल्यूमिनियम की प्लेट में पैक करके जाते हैं जिससे क्या होता है वो ऑक्सीडेशन नहीं होता और हमारा खाना शुद्ध रहता है और ऑक्सीडेशन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली तो खाना खराब हो जाएगा इसके लिए हम उसको क्या करते हैं आद्ररोधी बर्तनों में लेके जाते हैं जैसे एनोडीकरण क्या होता है एल्यूमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत पतली परत का निर्माण होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है इस परत को मोटा करने के लिए मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन जैसे गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है इस ऑक्साइड को परत को ही आसानी से रेंग कर या एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बना जा सकती है जैसे जितने भी एल्यूमिनियम की वस्तुएं बनती है वो सारी की सारी अपन बोल सकते हैं जैसे Al2O3 यानी एनोड से बनती है और ये एनोड एक बार बनने के बाद में वापस किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है देखिए अधातुओं की फिर आती है
भौतिक गुणधर्म। अभी तक अपन ने मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। अब पढ़ते हैं अपन अधातु की नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होती है अवस्था में, स्टेट क्या होती है, ये एक तो सॉलिड और एक गैस के रूप में होते हैं, लेकिन सॉलिड भी उस धातुओं के जैसे सॉलिड में नहीं रहते। कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जैसे उनके बीच में आणविक आकर्षण बल तो होता है, लेकिन पीटने पर वह टूट जाती है। जैसे देखते हो इसमें अपवाद जैसे एक ब्रोमीन लेता है। अब ब्रोमीन क्या होता है, कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है। एक ये चमकहीन होती है, लेकिन आयोडीन क्या होती है, बहुत ही चमकदार धातु होती है। ये दोनों अपवाद है, याद रखना है आपको। फिर आता है कुचालक होती है, लेकिन कार्बन का कुछ अपर रूप होते हैं। जैसे पहला अपर रूप में पढ़ा तो आपको ग्रेफाइट, फिर आता है हीरा, फिर आता है फ्लूरिन, और इसकी खोज करी थी मंक मिनिस्टर फ्लूरिन ने। अब देखो क्या होता है ग्रेफाइट। पहला अपवाद इसमें कि ग्रेफाइट क्या होता है भाई, विद्युत का सुचालक। अब एकदम रियलिटी में तो नहीं है, लेकिन जो अपनी पेंसिल होती है, पेंसिल की जो निप आती है, पेंसिल शॉर्पनर से खोलते तो बाद में जो निप आती है, उस निप को क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट की बनी होती है, लगभग ऐसी बोलते हैं। फिर आती है भंगुरता, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस कैसी होती है भाई, चोट लगाने पर वह टुकड़ों में टूट जाती है। अभी मैंने बताया था कि अवस्था स्टेट कैसी, ठोस अवस्था। ये ठोस पूरी पूरी ठोस नहीं होती है, ऐसी ठोस होती है कि उसको पीटने पर कैसी हो जाती है, टूट जाती है, भंगुर अवस्था, यानी भंगुर अवस्था। चलिए, अभी तक लाइट चली गई थी अपने। आप ऐसा करो भाई, हमारे स्कूल में ना थोड़ा सा डोनेशन दे दो, ताकि हम एक बैटरी ला लें और हमारे स्मार्ट बोर्ड चलता रहे। चलिए देखो, अब पढ़ते हैं अपन रासायनिक गुणधर्म, धातु के रासायनिक गुणधर्म। क्या करते हैं अपन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई धातु के, तो हमें प्राप्त होता है अम्लीय ऑक्साइड। जैसे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अपनी किसी अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति, अम्लीय प्रकृति बताती है। और अधात्विक ऑक्साइड की जल में घुलकर क्या बनाते हैं अपन, अम्ल बनाते हैं। देखिए जैसे CO2 अपनी ये अधात्विक ऑक्साइड है, ये अम्लीय प्रकृति जो जल के साथ अभिक्रिया की तो ये क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2CO3। फिर सल्फर ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करवाई, तब बनता है H2SO4, जिसको क्या बोलते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए, और आता है क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया है। फास्फोरस की क्लोरीन के साथ करवाई तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और हाइड्रोजन के साथ कराई तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होता है अपन। चलिए, ये ब्लाइंड क्यों करा, आगे बताते हैं आपको। करना तो नहीं था लेकिन हो गया। देखिए सक्रियता श्रेणी क्या होती है, आपने जो भी अभी तक धातुएं अधातुएं पढ़ी, उन सभी तत्वों की क्रियाशीलता होती है। उन क्रियाशीलता को अपन अगर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, कौन सी, वह सूची जिनमें धातुओं को उनकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता, यानी किसी एलिमेंट के साथ या किसी मेटल के साथ अभिक्रिया वो किस प्रकार जितनी क्षमता से करती है, उसकी क्रियाशीलता को हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसे हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। इसको याद करने की एक ट्रिक है कि केदारनाथ का आलू जरा फीका पकाता है, कौन है, आगे जाओ, आगे आओ, या याद नहीं होते तो आप दूसरा बताऊंगा मैं आपको। करना कैसे, पहले वो देखिए क्या है, केदारनाथ, यानी केदारनाथ मीन्स के मतलब आ जाएगा आपके पोटेशियम, नाथ मतलब सोडियम, का ये कैल्शियम, मालिक, केदारनाथ का मालिक, माली मतलब कि मैग्नीशियम, और आलू, आलू मतलब कि एल्यूमिनियम। जरा फीका पकाता है, यानी जरा यानी जिंक, फीका यानी एफी फेरस, पकाता है यानी
लेड। अब देखो इसमें कलर मैंने क्यों किया वो देखते हैं। कलर इसलिए बोला किया है कि आपको इसमें कौन किस जल के साथ अभिक्रिया करता है ये बताने के लिए। अब जो सबसे ऊपर वाले हैं जिसमें 2 कलर किए हैं देखो, एक तो सोडियम और एक पोटेशियम। ये सोडियम और पोटेशियम को क्यों किया भाई? ये दोनों क्या करते हैं? किस पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं? ठंडे वाटर के साथ। यानी इसको बोलते हैं अपन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। कौन-कौन? एक तो पोटेशियम और एक सोडियम। फिर आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम किसके साथ करते हैं भाई? कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों हॉट वाटर यानी गर्म वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये ध्यान रखना भाई कि ये जो कैल्शियम है ये कभी-कभी ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करता है और कभी-कभी गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया करता है। उसके बाद में आएगा एल्यूमीनियम, जिंक और फेरस। ये किसके साथ करते हैं? स्टेम वाटर यानी भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। और बाकी वाले किसी के साथ अभिक्रिया किसी भी वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। चलिए ये आपको पूरी की पूरी याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आएगी तो सीधा 4 नंबर लेके आएगी। अब आते हैं आयनिक यौगिक। क्या होता है आयनिक कंपाउंड? देखो धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, धातु और अधातु के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? अपने आयनिक यौगिक। अब होता कैसे वो देखिए। NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण करना। सोडियम क्लोराइड निर्माण की सबसे पहले अपन को याद रखनी है इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन पहले तो सोडियम कितने नंबर पे आता है भाई? 11 नंबर पे आता है। अब 11 नंबर में मैं क्या करता हूँ भाई, इनको कक्षकों में मैं व्यवस्थित करूं तो 2, 8 और 1, 10 और 1 11। फिर आता है अपने पास में क्लोरीन। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17, 2, 8 और 7। अब सबको पता है सबसे पहले मैंने अभी एक परिभाषा डेफिनेशन बताई थी कि इलेक्ट्रॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं और ये क्या करेंगे? गेन करेंगे। अब देखो लूज कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे भाई? Na क्या करता है भाई? प्लस है पहले से ही और वो क्या करेगा? अब इलेक्ट्रॉन को बाहर देगा यानी किसी को डोनेट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने। अब क्या करेगा भाई? क्लोरीन पूरा अपना स्थिरत्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा यानी Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तब अपने पास में एक Cl कंप्लीट प्राप्त होता है। अब वो क्या करना है भाई? इनका निर्माण करना है किसका? NaCl का। तब हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी अपने पास में लास्ट वाले कक्षक में कम क्रिया अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन इतने परमाणु हो, तब तो आपको क्या करना है? उनको डॉट से प्रदर्शित करना है और उसके बाद में जो भी दूसरा होता है जिसमें 5, 6, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जैसे अधातु है, उन सबको आप क्रॉस से डिनोट करोगे। जैसे Cl इसके पास में 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6 और एक 7। अब अपन को क्या करना है कि जो भी ये एक है इसको स्थायित्व बनाना है पूरा। स्थायित्व कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? वो ऑक्टेट पूर्ण करेगा। ऑक्टेट कब पूर्ण होंगे? या तो ये 0 कर ले या फिर वो 7 ले ले। सिंपल क्या होता है? एक को देना, तब वो क्या करता है? एक इसको ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन पर। अब जैसे ट्रांसफर किया तो क्लोरीन के पास कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये भी पूर्ण यानी इसके पास 0 और इसके पास 8 कंप्लीट। अब आगे कितने दिए भाई? 1 दिया है तो 1 देने पर 1 प्लस आ गया। फिर इधर क्लोरीन कंप्लीट हो गया भाई, करो कंप्लीट इसको और 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट बनने के बाद में NaCl ये अपना सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। इस तरीके से अपन को एक पूरी की पूरी करनी है। ये आपके लिए होमवर्क में एक तो MgCl2 और एक MgO ये आपको करना है और भी कुछ आता है अगर कंपाउंड तो वो भी आपको करते रहना आगे। और देखिए जो भी अपने पास में आयनिक कंपाउंड आते हैं उनके कुछ न कुछ गलनांक और कुछ न कुछ उनके क्वथनांक भी होंगे। देखिए उससे पहले इनके गुणधर्म भी देख लेते हैं। क्या है कि पहला तो
उच्च गलनांक और उच्च इनका कथनांक होता है और ठोस भी होता है और भंगुर। और ठोस क्यों होता है? क्योंकि इनके पास मेटल उपस्थित होता है। और भंगुर क्यों है? उसके पास में एक नॉन मेटल उपस्थित होता है। अब ये जल में घुलनशील तो होते हैं, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में अघुलनशील, यानी जितने भी अविलेय पदार्थ होंगे, अघुलनशील पदार्थ, उन सब में अघुलनशील ही रहेगा। और जलीय विलयन में, वो पिघली अवस्था में क्या होता है? विद्युत का सुचालक। कठोर में तो क्या है? आयन ट्रांसफर होते नहीं है। आयन ट्रांसफर नहीं होंगे या स्थानांतर नहीं होते हैं, तो उसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगी, जिसके कारण द्रव्य अवस्था में वो क्या करते हैं? विद्युत के सुचालक। अब देखिए आयनिक, यौगिक और उनके गलनांक और कथनांक। कुछ गलनांक और कथनांक याद रखने, जैसे सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का 1074 इसका केल्विन गलनांक है। और लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सब का ये गलनांक और ये क्वथनांक, इन सबको आपको याद रखना है। नहीं हो आपके अपने एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको नोट डाउन कर देना। देखिए आगे, उसके बाद में आते हैं कुछ मिनरल्स, जो और कुछ इन्हीं इनको बोलते हैं खनिज। होते क्या है कि पृथ्वी की प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व। अब प्राकृतिक यानी अपने पृथ्वी की ऊपर से वाली देन, तत्व या यौगिक, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। चलिए फिर आता है, जो भी खनिज आते हैं, उन खनिजों में कुछ मेटल यानी कुछ तत्व उपस्थित होगा। उस तत्व, जो अगर उसमें 90% तक उसमें मिल रहा है कि हमें भाई ये तत्व है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अयस्क, यानी वे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु काफी मात्रा में उपस्थित हो। काफी मतलब लगभग 90 से ऊपर होती है, तो उसे निकालना हमारे लिए लाभकारी होगा। अब तत्व निकलेगा तो हमारे लिए लाभकारी है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? अयस्क। जैसे एक Hg, Hg किसे कहते हैं? मरकरी पारा, जिनो। अयस्क क्या है? HGS। उसका दूसरा नाम क्या है? सिनेबार। एल्यूमिनियम का Al2O3, 2H2O, बॉक्साइड, लेड का PbS, गैलेना, और FeF2O3, हेमेलाइट। ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं। ये चारों के चारों क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। नहीं, HGS अमलगम नहीं है। HGS पारद है, और पारद के साथ में अगर एक धातु आ जाती है, तब एक जो मिश्रण बनता है, उसको अमलगम बोलते हैं। चलिए आगे। और गैंग क्या होती है? अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां, यानी उनमें तो कई धूड़ो आ जावे, कुछ मिनरल्स आ जावे, कुछ भी, वे सारी सारी प्रकार का क्या है? गैंग कहलाती है। चलिए यहाँ तक डाउन हो गया, नोट डाउन। नेक्स्ट देखिए, अब आता है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर उपस्थित धातुओं का निष्कर्षण। ऊपर है जो अधिक क्रियाशील तत्व। अभी अधिक क्रियाशील तत्वों का क्या होता है कि धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर, धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होती है। इनमें कार्बन के साथ गर्म करने करके हम अलग नहीं कर सकते। किसके साथ? कार्बन के साथ अभिक्रिया करके। कार्बन क्या होता है? एक अपचयक होता है, जो ऑक्साइड से धातु को अलग करता है। उसमें हम इन अधिक क्रियाशील तत्वों को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कार्बन की तुलना ऑक्सीजन के प्रति अधिक आकर्षण होती है। जो अधिक क्रियाशील तत्व होती है, वो अपने ऑक्साइड में रहना पसंद ज्यादा करती है, जिससे हम कार्बन से इसको अलग नहीं कर पाते। इसके लिए उनको एक पिघले हुए क्लोराइड के रूप में चेंज करना पड़ेगा अपन को। किसके रूप में? क्लोराइड के रूप में। क्लोराइड में चेंज करने के बाद विद्युत अपघटनीय अपचन विधि द्वारा हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। कैथोड पर तो आती है अपनी धातुएं, और एनोड पर कौन आएगी? Cl2 गैस। Cl2 गैस कैसी होती है? एक विषैली गैस होती है। और जैसे NaCl का किया, तो Na हो जाएगा अपना प्लस, और इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया। और क्लोरीन में Na आएगा कहां पे भाई? कैथोड के ऊपर Na, और Cl एनोड के ऊपर आ जाएगा। और इसी प्रकार से अपन उच्च क्रियाशील तत्वों के हम निष्कर्षण करेंगे। और याद इंपॉर्टेंट ये रखना है कि होगा किससे? उनको क्लोराइड फॉर्म में पहले चेंज करना है। और क्लोराइड फॉर्म में अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसको कार्बन के रूप में तो हम कर ही नहीं सकते। फिर आता है कि मध्यम उपस्थित, मध्यम में जो भी सक्रियता श्रेणी में उपस्थित है, नहीं कर सकता। सल्फाइड रूप में चेंज नहीं हुई है। अयस्क में नहीं आ रहा है। अयस्क है कार्बोनेट और सल्फाइड रूप में, वे चाहिए।
अब देखो मध्य में उपस्थित जो भी धातुएं होती है उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर इन आदि की क्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में प्राय एक तो सल्फाइड रूप में और एक कार्बोनेट एसिड के रूप में होती है। कौन कौन सी? सल्फाइड और कार्बोनेट एसिड के रूप में पाई जाती है। इन धातुओं को सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में ऑक्साइड से प्राप्त कर सकते हैं। यानी सल्फाइड जैसे अपन लेते हैं इसको आयरन है या जिंक और लेड, इन सब या तो एक सल्फाइड रूप में आएंगे यानी सल्फर अणु एस8 के साथ अभिक्रिया करे हुए या फिर कार्बोनेट अणु के साथ अभिक्रिया करे हुए आएंगे। अब जिसे देखते हैं भाई, अब करते कैसे, जब भी आपके पास तो सल्फाइड में हो तब हम लगाएंगे रोस्टिंग यानी भर्जन। सल्फाइड एसिड के रूप में हो तो सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे, तब हमें क्या ऑक्साइड में वो बदल जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहेंगे। अब जिंक की मैं क्या करता हूँ भाई, रिएक्शन बताता हूँ। एक जिंक है, उसका अयस्क है ZnS। इस ZnS को हम किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे? वायु की उपस्थिति में अधिक ताप देंगे, वायु है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो गई। अब जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो ZnO अभी बोला है कि ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित हो गए और साथ में आ जाती है बची जो SO2, ये इसकी प्रकृति होती है एसिड नेचर। अब हमारे पास में सिर्फ एक धात्विक ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हुआ है। अभी अयस्क हटा है सिर्फ। देखिए आगे और क्या होता है। अब अभी देखिए वर्जन, अब आती है अभी निस्तापन। निस्तापन अभिक्रिया क्या होगी? कैल्सिनेशन कार्बोनेट एसिड के लिए, वो थी सल्फाइड एसिड के लिए, अभी है ये कार्बोनेट एसिड के लिए। कार्बोनेट एसिड को सीमित वायु में या अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वो भी किस में चेंज हो जाएगी? ऑक्साइड के रूप में। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निस्तापन। होती कैसे सेम देखते हैं। उसमें ZnCO3 रिएक्शन किसके साथ नहीं होगी, इसका क्या करना है अपन को? वियोजन। अब जैसे वियोजन किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी किस्म होगी अपन पास जिंक ऑक्साइड के रूप में चेंज होगी। अब क्या करना भाई, ये ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगी तो इसको ऑक्सीजन भी हटाना है। ऑक्सीजन हटाने के लिए हमें एक अपचय की आवश्यकता होती है। अपचय कौन सा यूज करते हैं अपन? कार्बन। देखिए धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन भर्जन या निस्तापन से प्राप्त धातु ऑक्साइड से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए एक अपचय का यूज करते हैं, इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और वो है कार्बन। ये कार्बन करेगा क्या? जैसे अपने पास में दोनों में ZnO मिला, उसकी रिएक्शन कार्बन के साथ करवाई मैंने, तब क्या बन जाएगा? जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर यहां पर कुछ अशुद्धियां प्राप्त हो जाए, कुछ अशुद्धियां प्राप्त हो जाए, तब हम क्या करेंगे? विद्युत अपघटन अपचयन विधि। ये लास्ट हथियार है अपना, इसके बाद में कोई है ही नहीं। इसी से अपन शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। करते कैसे हैं? पढ़ा था? पढ़ लिया? पढ़ना है शायद। देखो अब आती है कुछ अधिक क्रियाशील धातुएं होती है, उनको विस्थापन द्वारा अपचयन करते हैं। जैसे कभी कभी कार्बन की जगह अधिक क्रियाशील धातु जैसे कौन कौन, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम का उपयोग एक अपचय के रूप में भी किया जाता है। ये धातुएं कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। जैसे थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है जो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 बनाएगा और एक द्रव्य अवस्था में अपन को फेरस प्राप्त करेगा। जैसे आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ साथ करवाने पर अत्यधिक उष्मा निकलती है और लोहा पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। और इसका उपयोग किस कहां पर करते हैं? एक तो रेल की पटरियों को जोड़ने में, और रेल की पटरियां और वेल्डिंग और मशीनों के पुर्जे जोड़ने में। चलो अब होती क्या है विद्युत अपघटन परीक्षण विधि। पहली बात तो यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं कि एक तो कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, इन आदि इन जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है।
इस प्रक्रिया में सबसे पहले अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की एक पतली परत को कैथोड पर बनाया जाता है और धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में करते हैं। जिसका भी अपन को लिक्विड मिला है उस लिक्विड को अंदर डाल दिया, अंदर डालने के बाद में जो शुद्ध धातु की पतली परत है वो अपन कहाँ पे लेके जाएंगे, शुद्ध अशुद्ध धातु की एनोड और शुद्ध धातु की परत को कैथोड के ऊपर बनाया जाता है और एनोड पर अशुद्ध धातु की बनाएंगे। चलो इसके बाद में व्यवस्थित करने के बाद विद्युत अपघटन से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु अपघटे में घुल जाएगी और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु यानी क्वांटिटी किसकी दोनों की बराबर रहेगी, एक तो शुद्ध धातु की और एक अशुद्ध की, अशुद्ध धातु की विद्युत अपघटन में से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है जिससे हम क्या बोलते हैं, एनोड पंख। अब देखो ये रहा एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया। अब इसमें क्या करते हैं, कुंजी जो ऑन किया, जैसे बैटरी लगाकर, बैटरी लगाने के बाद इस टैंक में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी और विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित हुई, प्रवाहित होने के बाद में जितनी भी कैथोड आएगी वो कैथोड पर क्या आती है भाई, शुद्ध धातुएं और एनोड पर क्या आ जाएगी, अशुद्ध धातुएं आ गई। अब अशुद्ध धातुओं में दोनों में अगर यहाँ पर 25 ml ये आती है तो ये भी कितनी आएगी 25, और जो बाद में जो भी अशुद्धियां और बचती है वो सारी की सारी इस इलेक्ट्रोड यानी एनोड के तली के नीचे पर बैठ जाती है और इस तली को हम क्या बोलते हैं, एनोड पंख। और एनोड पंख की रिएक्शन अपने आरबीसी में पूछी गई है पहले, याद रखने इसको भी। हाँ, नहीं जमा क्योंकि शुद्ध है, शुद्ध है जन में नीचे कुछ आवले अशुद्ध कटे पैदा वे जटे बीमारी है, गंदगी भाई वटे गंदगी आए, जटे शुद्ध है वटे शुद्धता रही जनरली। अब देखिए संसरण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण में मौजूद वायु, नमी या अम्ल के साथ के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे रासायनिक रूप में कमजोर या नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम संसारण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अपने घर में एक लोहा पड़ा है, उस लोहे पर क्या होता है, अगर बारिश आई, बारिश आने के बाद हम देखते तो उसका कलर चेंज हो जाता है और कलर चेंज होने के बाद उससे कैसा कलर आएगा, भूरा कलर आ जाता है। उस भूरे कलर को हम क्या बोलते हैं, संसारण यानी कोरिजन है, वो क्या हो गई, जंग खा गई। हवा, शॉर्ट सिंपल में कह सकते हैं हवा पानी के कारण धातुओं का धीरे धीरे खराब होना क्या कहलाएगा, इसका संक्षारण। अब देखो जैसे एग्जांपल लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग आयरन, जब लोहा नम हवा के संपर्क में आता है तो वह भूरे रंग में की एक परत जमा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जंग। जंग का रासायनिक सूत्र किसी को याद है, Fe2O3 डॉट कितने H2O, 3H2O, Fe2O3 डॉट 3H2O। फिर आता है कॉपर का संसरण, इन टाइम जंग खराब होने लग जाएगा और जो जो मात्रा ज्यादा होएला तो इन टाइम लो टूटन लग जाएगा, सड़न लग जाएगा। देखो तांबा कॉपर का संसरण क्या होता है, तांबा हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर जिसमें इसकी चमक क्या हो जाती है भाई, खत्म हो जाती है और इस पर कैसी हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, ब्राजील में एक स्टेचू बनी है, क्या नाम है उसका, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। वो अभी क्या हो रही है, पहले तो अब कैसी कलर में हो रही है, वो धीरे धीरे हरे रंग में चेंज हो रही है। चलिए उसके बाद में सिल्वर, चांदी पर काली परत का आना, चांदी हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके वह काले रंग की परत चढ़ा चढ़ा दे, उसको क्या बोलते हैं भाई, सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S। और ऐसी परत एक बना दी थी जिससे हम बोलते हैं कि भाई चांदी खराब होगी, काली पड़ेगी। और बाद में पक्का क्या करते हैं उसके बाद में चांदी की सफाई करवाते हैं। और कभी कभी सोनार क्या करेगा, एक्वा रेजर लेगा, विलियन में डाल दी और अपना चांदी छोड़ो गाड़ दे, 1-2 ग्राम डाल दिया, चल। अब क्या करते हैं, संसारण से बचाओ क्या, अब ऐसा हम हो जाता है तो क्या करता है, एक तो पेंट या ग्रीस कर देते हैं
धातुओं की सतह पर पेंट, तेल या ग्रीस लगाने से धातु का सीधा संपर्क हवा और नमी से टूट जाता है, जिससे भी संक्षारण से हम बचा सकते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। और यसलेपन या गैल्वेनीकरण क्या होता है? लोहे और स्टील को जंग से बचाने के लिए एक तो जिंक और एक क्रोमियम, किन-किन की, एक तो जिंक और एक क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है किसी भी धातु के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? यस्द लेपन। इसको भी याद रखना है भाई आपको। फिर आता है एनोडीकरण। क्या होता है? एल्यूमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाना, जिससे वह संक्षारण से बची जाती है। Al2O3 में खासियत बताई थी मैंने, ये क्या करती है, एक बार ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एनोड बनाती थी और फिर वापस अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन नहीं करती है। देखो, शुद्ध सोना एक 24 कैरेट कहलाता है तथा यह काफी एक नर्म के यानी मुलायम रूप में आया करे, इसलिए आभूषण बनाने के लिए नहीं उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? चांदी, तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग करता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाना होता है। 24 कैरेट मतलब कब है क्यों? 22 तो शुद्ध है, लेकिन 2% 2 ग्राम का ही जैसे 2% भाग है, तो एक तो या तो तांबो और चांबा कटी कटी को मिलाया करे। पीले कलर की धातु अगर मिल गई मैंने तो वो भी टेक दिया करे, जिन कारण अगर देखो, अगर इसमें मिलावट नहीं होती तो सोना भी है या नहीं, उन्हें परत में चेंजेस नहीं आता, सोने की परत में भी चेंजेस नहीं आता अगर उसमें ये मिलावट नहीं हो तो। लेकिन अगर ये मिला ही नहीं तो ज्वेलरी बनेगी भी नहीं, मिलाना भी आवश्यक है। तो जितना भी होना है लाइन दे दीजिए, मैंने मिला मिलान दे 26 कैरेट वो होता है जो खनिज के रूप में प्राप्त होता है, एकदम लिक्विड में। इसमें अभी पढ़ा था आपने, 24 कैरेट एक मुलायम धातु, जैसे सोडियम है, लिथियम है, और लिथियम और पोटेशियम, ये सारी मुलायम धातुएं होती है, उनको काट सकते हैं। उसी प्रकार से तो 24 कैरेट में ये सोना आता है। अगर 26 कैरेट का सोना लोगे आप तो एक पिघला हुआ मिलेगा आपको, पानी रहता तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, काट सके। जो 22 कैरेट में आई गया तो ठोस रूप में आई गया। अबे तो बताया तूने, वहां देखो, खनिज है, एक खनिज कट रही है जमीन अंदर कितनी उष्मा व्यय करे। अब 5 फुट खड्डा में जावा उन्हें बाद में भी अपन को सांस की तकलीफ होने लग जाए, और खनिज तो कितने हजारों फुट बीच में रिया करे, तो उन्हें अवस्था करी प्रकृति नेचर करी वाला द्रवित तो पछवा धीरे धीरे आई वायुमंडल में आई, तो वायुमंडल में आती आती वो क्या होती है, तो उसकी नेचर चेंज हो जाती है, अवस्था स्टेट चेंज, तो वो धीरे धीरे मुलायम प्रकृति है। फिर उन्होंने आप रिएक्शन करवाई तो वह कठोर में चेंज हुई। चलो, आज के बाद में आती है अलॉयज, मिश्र धातुएं। ये क्या होती है? जब दो या दो से अधिक धातुएं एक धातु या और एक धातु एक निश्चित अनुपात में पिघलाकर आपस में मिलाया जाता है, तो इसके संगामी मिश्रण को क्या बोलते हैं भाई? मिश्र धातु। और समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? पूर्णतः घुलनशील होगा, वह मिश्रण जो पूर्णतः घुलनशील हो जाए, यानी जितने जो को भी आप दो धातुआ लो या फिर एक धातु और एक अधातु लो, वो पूर्णतः आपस में घुल जाती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। जैसे एक तांबा और जस्ता को मिलाया तो क्या मिलता है अपन को? पीतल। और वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक। शीशा और टीन को मिलाया तो क्या बना? सोल्डर। इनका गलनांक कम और इनका यूज कहाँ पे होता है? वेल्डिंग में। जैसे तांबा और टीन इनको मिला है तो कांसा, और इन बनता कैसे भाई? तांबा और टीन को मिला है तो कांसा, और नेचर क्या होती है? विद्युत की कुचालक। और लोहा, निकल और क्रोमियम को मिलाने पर वो क्या बनता है भाई? स्टेनलेस इस्पात। देखो, अब अमलगम क्या होता है? एक पारा है या फिर पारद, पारा और पारद एक ही है, और पारा और किसी एक अन्य धातु का एक विशेष प्रकार का मिश्र धातु, वो क्या कहलाती है? अपनी अमलगम।
इसका यूज कहाँ पे होता है कि दंत चिकित्सा में डेंसिटी में कि दांतों की सड़न और कैविटी को भरने के लिए चांदी, टीन और तांबे के पाउडर का यूज करके पारे के साथ मिलाकर और डेंटल अमलगम का उपयोग करते हैं। जैसे अपन बीच में दाढ़ा में और क्रोच रह जाए करे खाडो पड़ जाए करे दांतर बीच बिने भरण वास्ते इनो यूज करिया करा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।